नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का इलेक्शन स्पेशल एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं। अब से कुछ घंटों बाद यानी चंद घंटों बाद लोकसभा चुनावों के नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे व्यूअर्स। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि करीब 150 कलेक्टर्स यानी डीएम को धमकाया गया है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस से सबूत मांगे, जयराम रमेश से सबूत मांगे, तो पार्टी एक हफ्ते का टाइम मांगने लगी। इस बीच कांग्रेस के साथ समूचा विपक्षी दल दावा कर रहा है कि इंडिया अलायंस की 295 यानी 295 सीटें आने वाली हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को मिलने वाले वोट जनता का वोट नहीं है बल्कि ईवीएम के वोट होंगे। सोचिए जरा। ऐसे में प्रश्न है कि क्या विपक्ष अभी से अपनी हार का बहाना ढूंढने में जुट चुका है? आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ होगी जोरदार चुनावी टक्कर। नतीजों की घड़ी आई, सियासी टेंशन हाई और इंडी अलायंस वाले बहाना बना रहे हैं भाई। एग्जिट पोल के नतीजों पर बवाल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। अनेकों बार ये फर्जी साबित हो चुका है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का सवाल। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। ईवीएम पर भी सियासी उबाल। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। एग्जिट पोल के नतीजों पर विपक्ष का हाल देश के सामने है। कोई कह रहा है कि बीजेपी जीती तो मैं बाल मुंडवा लूंगा, तो कोई एग्जिट पोल के नतीजों के बाद लड्डू के ऑर्डर दे रहा है। इस बीच चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अपनी 5 डिमांड लेकर चुनाव आयोग के ही दर पर पहुंच गया, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से लेकर मतगणना की सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक की मांग शामिल है। उधर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के आरोप पर दो टूक जवाब दिया है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है। 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this. तो आप किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप। मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो। अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मोटी बात यह है, हार निश्चित है। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को अभी से हार का डर सता रहा है? इसलिए तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब मैं आपको आपका सुप्रसिद्ध विश्लेषण दिखाना चाहता हूं जो बहुत लोकप्रिय है। नतीजों से पहले विपक्ष की बौखलाहट का विश्लेषण। कारण नंबर 1, विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। कारण नंबर 2, नतीजों से पहले ही ईवीएम को कोसने का दौर शुरू हो गया है। यानी पूरी प्लानिंग है कि ईवीएम को कैसे ईवीएम पे जिम्मेदारी ठहराई जाए। राहुल गांधी पे जिम्मेदारी ना आए, तेजस्वी यादव पर जिम्मेदारी ना आए, अरविंद केजरीवाल पे जिम्मेदारी ना आए, अखिलेश जी पे जिम्मेदारी ना आए, जिम्मेदारी ईवीएम पे आए और जनता जनार्दन पे आए। बढ़ता हूं मैं आगे। कारण नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है, एग्जिट पोल के आंकड़ों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला है। उसके बाद कारण नंबर 4, डीएम को धमकाने का फेक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कौन से 150 डीएम से जिनकी लिस्ट है,
जयराम रमेश कहते हैं मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। यानी कुल मिलाकर सोचिए कि फेक नैरेटिव की लिमिट क्या है। मीडिया को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, ईवीएम को गाली, ऑनरेबल कोर्ट्स को बुरा भला कहते हैं। कारण नंबर 4 आपके सामने है, लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि क्या विपक्ष नतीजों से पहले ही हार का बहाना ढूंढ रहा है? सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, अंत में वो टीचर को कोसता है, पेन को कोसता है, पेंसिल को कोसता है, डेस्क को कोसता है जिस पे वो पेपर देता है। कुछ नहीं होता है तो वो कहता है कि मैंने तो सब ठीक किया था, लगता है टीचर ने ही चीटिंग कर ली। असल में उस बालक ने कुछ नहीं किया होगा। मुझे ये कहानी आज इसलिए याद आ रही है जो कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने भी सुनी होगी, लेकिन सोचिए विपक्ष के कुछ नेताओं को क्या हो गया है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। अमीक जमई है मेरे साथ, सत्यप्रकाश मिश्रा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अमीक जमई, जिस विद्यार्थी ने एग्जाम अच्छा दिया हो उसे तो अच्छे नतीजों की उम्मीद होती है, लेकिन नतीजों से पहले ही वो टीचर पर, पेन पर, पेंसिल पर, डेस्क पर उम्मीद लगा के बैठा था कि यही खराब हो गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है? और आज इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे बोला कि एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। भारत का लोकतंत्र बहुत स्वाभिमानी है, बहुत मजबूत है, भारत का इलेक्शन कमीशन भी बहुत मजबूत है, लेकिन शायद ग्राउंड पर आपका काम उतना मजबूत नहीं रहा होगा, इसलिए आपको नतीजे खराब आते हुए दिख रहे हैं। सही बात कह रहे हैं आप देखिए ना कि जब कर्नाटका का चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम का चुनाव आता है। जब बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते, जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है तो कहते हैं नड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे। जब हिमाचल में चुनाव होता है तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर विजय होनी है। जब बच्चा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है तो कहते हैं नड्डा जी बेचारे, इनके नाम पे हुआ चुनाव इसलिए जीत नहीं पाए। तेलंगाना में होता कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे चल रहा है चुनाव, और जब रिजल्ट नहीं आता कहते हैं कि लड़का पढ़ लिख नहीं पाया, लड़का 10 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया, लड़का इसलिए फेल हो गया। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ कहना ये कि ये जो हमारा सीसी है, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसको भारत की जनता ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लागू करने के लिए रखा है। इनको शेरो शायरी के लिए हमने नहीं रखा है जी। इनका काम है कि ये निष्पक्ष तरीके से, जैसे आज वो भाजपा के स्पोक पर्सन बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि जिस दिन रिजल्ट आए थे तो ये जो इन्होंने गैप 48 घंटे के अंदर देश की मीडिया के सामने, अगर ये मीडिया अमीक भाई आपको मैंने 1.5-2 मिनट का मौका दिया, इसका ये आपको मैंने 1.5-2 मिनट का मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आपने 10 दिन लगा दिया। आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप अमीश देवगन को कुछ नहीं समझते हैं। अभी आपकी की बात से पकड़ता हूं। अभी आपने बोला कि बीजेपी हारे तो जेपी नड्डा जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं, यही बोला ना आपने। आपने बोला बीजेपी हारी तो जेपी नड्डा जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी किसी की नहीं तय कर पा रहे। अगर ये भी बात है तो आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए, फिर जिम्मेदार कौन होगा? ओके, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, मैं पूछ रहा हूं ना कि अभी तो एग्जिट पोल ही आया है, चुनाव रिजल्ट आएगा, क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम का रिजल्ट आएगा? मैं मानता हूं यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल जनता की बारी, जनता ने जिसको जिताया होगा वो जीत के आ जाएगा। लेकिन हाँ, लालू जी कहते थे कि वो बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा, वो जिन निकलना बंद हो गया। समाजवादियों ने ये जिन निकलना बंद हो गया है। गौरव भाटिया देखिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आज की चर्चा देखिए, ये लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, लाखों देशवासी देख रहे होंगे। ये मैं जानता हूं कि आपको बुरा लग रहा है कि एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं आ रहे, लेकिन नतीजों का इंतजार करिए। अगर मेहनत नहीं, मुझे बहुत अगर मेहनत करी होगी और जनता जनार्दन ने आपको मत दिए होंगे तो कल आपका मंगल होगा, कल आपका मंगल होगा। और नहीं दिए होंगे तो कल बीजेपी का मंगल होगा। लेकिन गौरव भाटिया, आपका मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, प्रश्न यह है कि सब चीजों का इलाज है, लेकिन शक और शुबा का क्या इलाज होगा? अब शक कोई करने लग जाए, इलाज क्या है इसका? अमीर जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक कहानी हम सब ने सुनी है। एक परीक्षार्थी है जो कभी क्लास में जाता ही नहीं था, नालायक था, स्कूल में फेल होता था। जब परीक्षा आती थी तो वो चाहता ही नहीं था नंबर आए, टीचर खराब है और जो साथी हैं वो खराब है। एक और कहावत है, ना खेलब ना खेले देव। ये क्या है?
ना मैं खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, पिच को खोद दूंगा। परीक्षार्थी हूं, मेरा तो काम है अनर्गल बयान लगाना। वही हाल आज विपक्ष का है। और मैं अभी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कितना बौखलाए हुए हैं। अरे लोकतंत्र की जीत हुई है, अभी तो नतीजे आना बाकी हैं। एग्जिट पोल में ये हालत हो गई है तो कल क्या होगा। लेकिन अमित जी सकारात्मक एक बात करते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है गौरव भाटिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जयराम रमेश पे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। जो एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई, उन्होंने कहा गृह मंत्री ने 150 डीएम को फोन किया है। जब जयराम रमेश से लिस्ट मांगी गई तो वो लिस्ट नहीं दे पाए। उनको कहा गया कि आप लिस्ट तुरंत दीजिए जिनको कॉल गए हैं। फिर उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, अब उन पे कार्रवाई हो सकती है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन। जयराम रमेश ने से सबूत मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो नहीं दे पाए हैं अभी तक। शाम 7 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। मैं पहले एक बात जरूर कहूंगा कि कल 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। और देश की जनता आतुर है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो बिना तथ्य, बिना प्रमाण हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे एक बार नहीं बार बार ठीकरा फोड़ते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल सही आपने कहा, कल ठीकरा फोड़ने की है विपक्ष के लिए, और उसी की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। किसी में दम नहीं होगा ये कहे कि दगे कारतूस राहुल गांधी फिर से लॉन्च नहीं हुए, अखिलेश यादव की टूटी साइकिल और टूट गई है, या तेजस्वी यादव काम नहीं आए, या अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान बाहर निकल के आए लेकिन स्वाति मालीवाल के न्याय नहीं दिला पाए, और इसीलिए ठीकरा फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ठीक है गौरव भाटिया, लेकिन जयराम रमेश पे ये बहुत बड़ी खबर है। जयराम रमेश पे कार्रवाई हो सकती है, और सूत्रों का ये भी दावा है कि इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती से लिया है, क्योंकि ये मिसलीडिंग और फेक न्यूज थी। इस वजह से ये सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ रीना गुप्ता भी है, विवेक श्रीवास्तव भी है। विवेक श्रीवास्तव, आपका अनुभव बहुत लंबा है और आप क्योंकि अनुभवी हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आज से पहले तो कभी किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा था जो जयराम रमेश ने बोला। क्या वाकई जयराम रमेश के पास अगर सबूत नहीं थे तो सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी ये, और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2, साथ ही साथ एक हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास था? विवेक जी, नहीं देखिए, हेडलाइन मैनेज करने से क्या फायदा मिलता जयराम रमेश जी को या कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को? तो डेफिनेटली जहां पे कोई आग लगी होगी धुआं वहीं पर होगा। अगर वो कुछ समय मांग रहे थे तो इसमें इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि विद इन अ वीक आई विल बी एबल टू फर्निश ऑल द एविडेंसेस, तो देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि एग्जाम चल रहा है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नहीं भाई ठीक है, इफ ही इज बाइंग टाइम फॉर सम डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने आरोप लगाते, जब उनके पास जानकारी नहीं थी तो 1 हफ्ते बाद ही आरोप लगाते। पहले तैयारी मंत्री अमित शाह ने देखिए, अगर पहले तैयारी कर लेते फिर आरोप लगा लेते करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क तो पड़ता। तो भाई ये कम से कम ये बेनिफिट ऑफ डाउट इंडिया अलायंस को देना चाहिए था कि अगर एक सवाल है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, दैट शुड हैव बीन टेकन। दूसरी बात है, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग कर रहा है और हम इन्विजिलेटर से कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब ये ओपन बुक एग्जाम दे रहा है और नंबर ज्यादा ला करके कहेगा मैं फर्स्ट आ गया क्लास में, तो वो कंप्लेन करने का हक तो हमको है ना। तो उसमें कहां गलती हुई है? उसमें कोई गलती नहीं हुई है। हमने कई कंप्लेंट्स करी जब प्राइम मिनिस्टर। ओके, आपने अपनी बात को रखा। सत्यप्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं, एनडीए के पार्टनर सत्यप्रकाश मिश्रा भी कहना चाहते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या डिटेल्स फर्निश करनी चाहिए जयराम रमेश को? देखिए, जयराम रमेश को डिटेल फर्निश बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए 150 कॉल किया, उनको पता है, पता नहीं कहां से पता है, उतना सबूत नहीं है उनके पास। 5 नंबर वो बता सकते हैं कि किस डीएम को कॉल किया है। 5 नंबर नहीं उनके पास। इटली से तो नंबर सप्लाई नहीं होगा ना जयराम रमेश के पास। राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है ना कि जयराम क्या कर रहे हैं, हरे राम कर रहे हैं कि राम नाम कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस का राम नाम सत्य करा देंगे कल जयराम रमेश। और जयराम रमेश जैसे तमाम लोग
जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और जो इलेक्शन कमीशन पर दाग लगाते हैं, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सब सर्वश्रेष्ठ अदालत ने सारे पिटीशन सुने ईवीएम पर, सबको चुनौती दी चुनाव आयोग ने कि आओ बताओ कैसे ईवीएम सेट होता है। कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। उसके बाद मानसिक असंतुलन जब आपका बिगड़ा है संतुलन, तो आप ईवीएम पर 150 कॉल पर क्या राहुल गांधी क्या अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा कल ही समाप्त समझते हैं क्या? हारेंगे वो जरूर, लेकिन राजनीतिक यात्रा बची रहेगी। विपक्ष में कुछ न कुछ सीटें वो लाएंगे, तो क्या जहां वो सीट लाए वहां नहीं हुआ गड़बड़? मैंने पिछली बार वायनाड जीत लिए थे, तुम्हारा ईवीएम बहुत अच्छा था। कर्नाटक के विधानसभा जीत लिए, ईवीएम बहुत अच्छा था। हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, ईवीएम बहुत अच्छा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल ने कहा था 55 से अधिक सीट आएगी, पिछली बार 63 सीट लेकर आई, तो एग्जिट पोल भी अच्छा था, ईवीएम भी अच्छा था। कुल मिलाकर विपक्ष की इंडी ब्लॉक की तमाम पार्टियां कम से कम यह जरूर करे कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह दाग न लगाए, लोकतंत्र में काला धब्बा नहीं लगाए, जनमत का सम्मान करना सीखे, कंप्लेन करना हमारा अधिकार है, कंप्लेन करना हमारा अधिकार है। 70 और 400 सीट लाता है भाई, तो भारत हमारा की मतदाता के सामने राइट है, हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं। सीखे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये बहुत ये चीखा चिल्ली से थोड़ी ना कुछ होता है। आप हमारा पब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशनल तो राइट कम से है, कम हमें पब्लिक कंप्लेन का करना तो चाहिए, हम सम्मान कंप्लेन करिए, जिस कंप्लेन पब्लिक जो करेंगे। पब्लिक वोट कर दे रही है। एक सेकंड विवेक जी, मैं बिल्कुल आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन रीना गुप्ता के पास में चलता हूं और फिर गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। रीना गुप्ता, पॉइंट ये है कि पंजाब में आप लोग जीते तो एग्जिट पोल भी सही था, ईवीएम भी सही थी। दिल्ली में आप लोग जीते तो ईवीएम भी सही, एग्जिट पोल भी सही। अब जब आप लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, नतीजे तो कल आएंगे, हो सकता है ना भी हो, तो फिर ये रोना क्यों रोया जा रहा है? मतलब फर्जी खबर क्यों फैलाई जा रही है, किस कारणवश? और मैं दावे से कह रहा हूं, आप अंदर से खुद जानते हो कि सच्चाई क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अमीश जी, आज सबने कहानी सुनाई है, एक छोटी सी कहानी मुझे भी सुनाने दीजिए। गुजरात के प्रभावशाली माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, उसको क्लास में फर्स्ट आने का बहुत शौक था कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, और उसके पिताजी को पता था कि ये निकम्मा है, फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता। तो पिताजी ने क्या करा कि क्लास के सारे बच्चों को बोला कि कोई एग्जाम नहीं देगा, सिर्फ मेरा बेटा एग्जाम देगा, वो फर्स्ट आएगा। आपको पता है मैं सूरत की बात कर रही हूं। ये जो आज कह रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल मत उठाइए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कैमरे के सामने लोकतंत्र की हत्या हुई है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये सारे तो उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, और आज ये नहीं, मैं फिर आता हूं। अभी आपने बोला चंडीगढ़, आपने चंडीगढ़ को कोट करके बोला, चंडीगढ़ को नहीं, एक सेकंड रीना जी, आपने चंडीगढ़ को कोट करके बोला चंडीगढ़ में अगर गलत हुआ तो वो सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन ने भी बोला, नहीं सुनना पड़ेगा मैडम पॉइंट पे ना सुनना पड़ेगा मैडम रीना जी, साथ सम्मान, मेरा पॉइंट सुनना पड़ेगा, फिर आप बोलिएगा। रीना जी, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। रीना जी, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के, आप बीच चुनाव में आप लोग गए, इलेक्शन कमीशन ने बोला बीच चुनाव में आने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन पे भरोसा जताया है, तो आप क्यों नहीं मानते भरोसे को? क्यों आपका अलायंस कहता है कि लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन खराब है? अरे इस देश के कोटि लोगों ने धूप में, गर्मी में खड़े होकर वोट डाला है, जिसे भी डाला है। हर एक मतदाता जिसे कहते हैं सत्कार योग है, और उस मतदाता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये इस चुनाव में नहीं, आने वाले कई चुनावों में आपको भारी पड़ेगा, ये लिख के ले लीजिए। जो मतदाता का मजाक उड़ा रहा है, ईवीएम का मजाक उड़ाना, भारत के इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाना, इस देश के नागरिक का मजाक उड़ाना है। अब मैं बोलूं अमीश, बोलिए रीना जी। देखिए अमीश जी, आप एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल पे हंसी क्यों आ रही है? कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है उसको सीट्स दिखाई जा रही हैं। कई स्टेट्स हैं जिसमें जो पार्टी जितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है उससे ज्यादा उसको सीट दिखाई जा रही है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगी आपके लिए क्योंकि समय कम है। झारखंड में आप देखिए, झारखंड में वहां पे सीपीआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है,
एग्जिट पोल में सीपीआईएम को 2 से 3 सीट दिखाई जा रही हैं। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए साथ में। ना नाम भी बोलते चलिए। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए। नाम बताती हूँ आपको। तमिलनाडु में कांग्रेस को 9 सीटें दिखा रहा है। नाम बताइए, झूठ बोलकर मत जाइए, नाम बताइए। सिर्फ 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी और 15 सीट पे जीतता हुआ दिखा रहा है। सबसे बढ़िया तो तमिलनाडु है, वहाँ पे 34% भारतीय जनता पार्टी का शेयर दिखा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है गौरव भाटिया, वो मूर्छित होकर बेहोश हो गए। अरे तो मैं आपकी बात को भी ऊपर रखूं मैडम, तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। अगर एग्जिट पोल में आपको त्रुटि लग रही है तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा है। और ये कौन कौन से एग्जिट पोल है, इनके नाम भी ले लीजिए। इफ आपको लगता है उन्होंने गलत करा तो नाम देखिए, फिर बिल्कुल वो अपने आप को दुरुस्त करेंगे और वो इसका जवाब देंगे आपको। अगर वो झूठ बोलेंगे। नहीं, इलेक्शन अगर एग्जिट पोल गलत है तो वो टेक्निकली लीगली जवाब देंगे। इनकी आप ये देखिए ना, अगर किसी ने गलत करा है तो आप एक्सपोज करिए उसे। नाम नहीं बता रही ना। ओके गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पाई? पहले 370 बीजेपी के लिए दिया, 400 पार करारा दे दिया। पूरा विपक्ष पूरे चुनाव में इसी में उलझ गया कि मोदी 400 पार आएगा क्या नहीं आएगा। अब एग्जिट पोल आ गया, वो भी आपकी बड़ी बढ़त दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके जीतने से लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा? नहीं अमीश जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। 2-3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे जयराम रमेश ने होमवर्क नहीं किया है, मुझे लगता है आपकी प्रवक्ता भी उनकी शिष्य है, इन्होंने भी अपना होमवर्क नहीं किया। आपने पूछा कौन सा एग्जिट पोल बताओ, चलो कहती अभी मैं देख के बताती हूँ। अरे भाई, आरोप लगाने से पहले होमवर्क कर लेती। लेकिन अप्रैल इसी साल सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया, उसमें आपको मालूम है वीवीपैट को ये लोग संदेह कर रहे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आज दोहराना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अधिकार है कि आप प्रश्न उठाएं, लेकिन प्रश्न उठाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि सबूत पुख्ता हो, आपके पास जो जानकारी है वो सही है, तथ्य और प्रमाण के साथ आरोप लगाइए, वरना आप लोकतंत्र का नुकसान करते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम अमीर जी, मार्च 2019 में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस में थे, वीवीपैट पे तब भी सवाल उठाते हैं। 5 साल सोते रहे, 2024 में जागे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई सो कहा रहे थे, 5 साल पहले भी तो ये याचिका आई थी। तीसरी बड़ी बात है, देखिए मीडिया आपको गोदी मीडिया बना गलत कह रहे हैं आप, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मीडिया पे इन्होंने आरोप लगाए, अब बीच में मत बोले जो भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया था। यू आर मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। राहुल बीच में मत मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। आपको बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करिए, शांत कराइए इनको अमित जी, पहले इनको शांत कराइए। बदतमीजी नहीं कर रहा, आप मिसकोट कर रहे हैं। बदतमीजी करने आते हैं, अपनी बारी में क्यों नहीं बोलते? आपको मुंह का बवासीर है। क्या हो गई? ये बोला ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं। नहीं है शब्दों पे, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टैटिस्टिक्स पे एक सवाल उठाया था। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में। अमित जी शांत कराइए प्लीज, ये फ्लो तोड़ देते हैं, जो आप बात कहना चाहते हैं इनका काम ही यही है। प्लीज मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने गौरव भाई स्टैटिस्टिक्स पे सवाल उठाया था। शांत कराइए। ये लॉजिस्टिक मैपिंग ऑफ द वीवीपैट्स विद द ईवीएम्स इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, एक सेकंड, विवेक, जो 26 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया है, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल्स है। गौरव भाटिया, आप अपने पॉइंट्स को 30 सेकंड में समाप्त करिए। बोलिए गौरव। अब देखिए, मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि इस तरह के पैनलिस्ट का मुंह बंद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, उन्होंने कहा, हाउएवर इट इज आल्सो नेसेसरी टू एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन when we raise aspersions of the integrity of the electoral process। जब भी आप कोई आरोप लगाए, पुख्ता सबूत हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। और बड़ी बात यह है, कल 1 बजे के बाद जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये प्रवक्ता सामने नहीं आएंगे, ये केवल हो हल्ला करेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा दिस इज फैंटेसी एग्जिट पोल ऑफ मोदी। नहीं, जिनकी फैंटेसी है बैंकॉक में छुट्टियां मनाने की, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, बिना तथ्यों के लगाते हैं। जयराम रमेश को चाहिए कि 150 डीएम के नाम और किस फोन पे फोन आया और किसने किया वो बताएं।
ठीक है अमित जमाई, अगर कोई आरोप लगाता है तो तथ्य तो देने पड़ते हैं। पॉइंट ये है कि अगर 150 डीएम को फोन करे गए तो सबूत सामने रखने चाहिए। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन मांग रहा है सबूत, काहे कि सामने रखिए आप। अब टाइम बाय करा जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय की बात गौरव भाटिया कर रहे थे वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट है 26 अप्रैल 2024 की, जिसमें 2 जजों की पीठ ने याचिका सर्वसम्मति से खारिज कर दी, जिसमें 100% वीवीपैट का मिलान था। अब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, देश की जनता को नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे? फाइनली किसकी बात प्रिवेल करनी चाहिए? व्हाट इज द एंड ऑफ इट? इलेक्शन कमीशन हमारी इलेक्शन कमीशन हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पिलर है, और उसको जो इस स्पाइनल कॉर्ड दिखाना चाहिए था उसने दिखाया नहीं। उसने ये नहीं दिखाया कि वो देश की मीडिया को विद इन 48 आवर विश्वास में लेता कि जो इलेक्शन के जो आंकड़े आए हुए हैं वो सबके सामने कर देता। उसको 10 दिन लेट करने की कोई वजह नहीं थी। तो गए तो सही 9 मई को आप सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड, नहीं, ये मामला डस्टेड एंड अरे बोलने देंगे आप? नहीं, आप बोलने देंगे? आप पड़ेगा। नहीं, आपका चैनल है तो आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा सर। ये गलत, बिल्कुल आपको बोलने दूंगा। आप गुस्सा कर रहे हैं, मैं उठ जाऊंगा। अब आपका गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाएगा। जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको, आपने जिस पॉइंट का बात करी मैं उसी की बात करता हूं। आपने बोला कि वोट प्रतिशत का जो पूरा मामला था वो मीडिया को लेट मिला, यही आपका पॉइंट था ना। 9 मई को याचिका दायर की गई, मांग की गई कि 48 घंटे में मतदान का डाटा अपलोड हो। याचिका के हर चरण के बाद फॉर्म 17C1 का डाटा उपलब्ध कराने की मांग की गई, और सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला ने ईसीआई से जवाब मांगा। जस्टिस दीपांकर और जस्टिस सतीश चंद्र की अवकाश बेंच ने भी मामले की सुनवाई की और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया इस पूरे मामले के अंदर। यानी याचिका लगभग खारिज कर दी। 9 मई को आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, किसको मानेंगे बताइए? अब आप नाराज होइए, आपका राइट है नाराज होना। महाराज बोलने देंगे? एडिटर आप हैं, बोलेंगे आप, एंकरिंग आप करेंगे, बीजेपी को रिप्रेजेंट आप करेंगे, आरएसएस को रिप्रेजेंट आप करेंगे। विपक्ष को क्यों बुलाते हो? मैं देश को मना कर दोगे कल से समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात जब बोलने दीजिए, जैसे गौरव भाटिया को समय दे रहे हैं, बीजेपी जब आप बोलने दीजिए तो बोलने दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं। सुनिए, भाषण देकर टीवी पे नहीं बैठे हैं। 15 साल छह संघर्ष से स्ट्रगल करके यहां पे आके बैठे हैं अमित देवगन जी। फालतू भाषण देने का शौक नहीं है हमको जो है, लेकिन जब बुलाइए तो सम्मान दीजिए आप। बिल्कुल सम्मान दे रहा हूं सर। मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूं। आप 15 सेकंड साइलेंस रहेंगे। ठीक है, मैं 50 सेकंड साइलेंट हूं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे बोलिए। 9 मई की जजमेंट और 26 अप्रैल की जजमेंट। लेट्स इलेक्शन कमीशन, मैं बोलूंगा प्लीज सर, मैं बोलूंगा 3 बात बोलूंगा। इलेक्शन कमीशन को जो काम करना चाहिए था कि वो पूछता कि जो आंकड़े 48 घंटे में आने चाहिए उसमें 10 दिन क्यों लगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में जब चुनाव हो गया, ये जो साइलेंस पीरियड होता है, 15 कैमरे लगा के लाइव क्यों किए गए? आप अपने घर में नमाज पढ़िए, पूजा करिए, सर फोड़ लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमको। 20 कैमरे में लाइव करके चुनाव को प्रभावित किया गया। क्यों किया गया आखिरी दिन? ये काम नहीं था उनका करने का। तीसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और भी कहा था कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के फोन टैप किए गए। क्या उसमें हुआ? और अगर यह बात उठाई गई है तो मैं ये कह रहा हूं कि डीएम का फोन और गृहमंत्री जी का फोन सीडीआर निकलवाइए, साफ हो जाएगा किसने किसको फोन किया। लेकिन समय लगेगा, जयराम जी ने बोला है समय लगेगा, समय दीजिए ना, अब साबित होगा। आपकी बात आप सीडीआर निकलवाइए गृहमंत्री जी का, आप सीडीआर निकलवाओ डीएम का, पता चल जाएगा। अमीक जमाई, चलो डिफेंड करो इस देश के सुल्तान को डिफेंड करो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि मतलब डीएम की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। डीएम की, इस देश के तमाम डीएम्स की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, लेकिन जो आरोप लगा रहा है वो रिकॉर्ड नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला आखिरी फैसला। एक सेकंड सर, अब कमाल कर रहे हैं आप, क्राइम होता है अमीक भाई, कमाल कर रहे हैं आप। मतलब चुनाव खत्म हो गया है, अब नतीजे कल आने वाले हैं। अगर मुझसे लड़ाई करके आपको 4 वोट ज्यादा मिले तो मैं आपको बोलूंगा मुझसे लड़ने दीजिए अमीक भाई। लेकिन अमीक भाई, आपको भी मैं सालों से जानता हूं और आप मुझे भी दशकों से तो जानते ही होंगे। अमीक जमाई होल्ड ऑन। अमीक जमाई, अभी नतीजे नहीं आए हैं। फोन में क्या रखती है? आई सिंपैथाइज विद यू। अपने फोन में क्या रखता है? रिकॉर्ड चेक करते हो? क्यों कुछ करते हो भाई? दूसरों के मोबाइल में आपको क्या इंटरेस्ट है? इस देश के प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को क्या इंटरेस्ट है? पत्रकार क्या लिखता है उसमें इंटरेस्ट है?
अमीक जमाई क्यों इंटरेस्ट है भाई? अमीक जमाई निजता में आपको अमीक जमाई मेरे को बिल्कुल मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। आप जो बातें कर रहे हैं, कई बातें आप बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि समय की गति आगे बढ़ रही है, तो किस तरह से ये 7:50 का समय हो जाए, 7:55 का समय हो जाए तो टाइम निकल जाए। मेरे साथ गौरव भाटिया भी हैं। गौरव भाटिया, मुझे पता है आप बोलेंगे कि आज समय जो है वो अमीक भाई को बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या करें, देखिए उनकी परेशानी ज्यादा है, और परेशानी की वजह कई सारी है। अब वो कह रहे हैं कि आखिरी फेज में जिसमें 53 के करीब सीटें थी, इफ आई एम राइट, 53 सीट्स पे मोदी जी का इंपैक्ट आ गया, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए चले गए, साधना करने के लिए चले गए। लेकिन उससे पहले का नंबर तो, उसके पहले तो 450 सीटों पे चुनाव हो सकता था, 470 सीटों पे चुनाव हो चुका था, तो वहां तो जीतना चाहिए इंडिया अलायंस को। गौरव भाटिया, तो आखिरी मोड़ पर आपने प्रभाव डाला, तो आखिरी 50-53 सीटों पर आपका प्रभाव होगा। गौरव, धन्यवाद। गौरव बोलिए। देखिए अमीर जी, जिस तरह के अनर्गल बातें की जा रही हैं, अब तो इन पे गुस्सा भी नहीं आता है, इन पे तरस आता है। और तरस क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। न्यूज़ 18 का भी जो एग्जिट पोल आया, उत्तर प्रदेश में आप देखिए इतिहास रचा जा रहा है, पूरे भारत में इतिहास रचा जाएगा भाजपा द्वारा, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और अगर ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान लगाया तो उससे प्रभावित हुई है चुनावी प्रक्रिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, 11 पार्टियां ईडी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई थी, आप सर्वोच्च न्यायालय गए, आपने कहा कि ये गलत है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया? दूसरी बात, आरोप लगाने से पहले आपको अध्ययन करके तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, सबूत होने चाहिए। ये उल्टा बता रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप पहले लगाए गृह मंत्री जी पे, इलेक्शन कमीशन पे, और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप सबूत इकट्ठे करेंगे। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपको याद होगा अमीर जी, एक चैलेंज दिया था, ईवीएम हैक करो। कोई विपक्षी दल वहां नहीं पहुंचा था। लंदन में कपिल सिब्बल और एक चेहरा नकाब पोश व्यक्ति ढक के बैठा था, वो कहता है कि मैं करूंगा हैक, और 3-4 घंटे बाद गायब हो गया। तो ये क्या दिखाता है? इनका काम है कल की पृष्ठभूमि तैयार करना, ठीकरा किस पे फूटेगा। एक तो मैं आपको बता दूं, बलि का बकरा खरगई जी होंगे, उसके अलावा राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली देंगे, और जनता को राक्षस बुलाया था रणदीप सुरजेवाला ने, उसी तरह से दोबारा ये जनता को कहेंगे कि जनता गलत है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। शराब घोटाले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करी है अरविंद केजरीवाल के केस में। ये अब बड़ा मामला हो गया है, और शराब घोटाले में ईडी का बहुत बड़ा दावा है। कुल मिलाकर 1100 करोड़ के घोटाले का दावा किया गया है। रीना गुप्ता, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? चार्जशीट में 292 करोड़ रुपए की बात भी की गई है। घोटाले में इस्तेमाल 9 फोन्स की भी बात है, डाटा डिलीट करने की भी बात है, कई चीजें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जेल तो चली गए हैं। रीना गुप्ता, खुद प्रधानमंत्री अमित जी, खुद मोदी जी ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है एक इंटरव्यू में। तो ये तो भाजपाई रोज नई मनोहर कहानियां लिखते हैं, कभी 100 करोड़, कभी 250 करोड़, कभी 1100 करोड़, कभी 10,000 करोड़, जो मन में आए वो नंबर लिखवा देंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज तक इनके पास एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। रिकवरी कैसे होगी? कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो ये जिसको चाहे उसको जेल में डाल दें। कानून का संशोधन, पीएमएलए का संशोधन इन्होंने किया सिर्फ इस वजह से जिससे कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाए। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे, हमारे सारे नेता बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बार मैं वापस फिर से पोल और एग्जिट पोल पे आना चाहूंगी। अमीर, ठीक है, नहीं, पहले इस पे जवाब, पहले इस पे, फिर आप एग्जिट पोल पे आइएगा। अभी तक तो एग्जिट पोल को डिस्कार्ड किया जा रहा था, अभी इसी पे रहते हैं। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? वो कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानी है जो मोदी जी लिखवा रहे हैं, लिखा जा रहा है। गौरव भाटिया, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान है, और जेल जब वो वापस गए तो आपने सुना होगा, पहले एक गाना था, जनता की दुआएं लेते जा,
ठीक है, जनता ये कह रही है, जनता की दुआएं लेते जा, जा तुझको दुखी संसार मिले, क्योंकि इन्होंने लूटा है जनता को, इसलिए जनता कह रही है जा तू भी अब लुटेगा और तेरे साथ बुरा होगा। क्या अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार निरस्त नहीं करी उनकी जो याचिका थी? करी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उनको एक्सटेंड नहीं करके देंगे। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का तो आप सम्मान करिए। दूसरी बात, कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि कोई उनके खिलाफ प्रमाण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बीच में ना बोले, इनको चुप कराइए, मत बोलिए गौरव भाटिया, इनकी गंदी आदत है, इनको चुप कराइए, मुंह का बवासीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मेडिकल बेल को रिजेक्ट किया है। झूठ मत बोलिए, बीच में बोलती रहती है, और कोई काम नहीं है, दिहाड़ी प्रवक्ता, चुप कराइए जाते हैं। इनको बिल्कुल चुप कराइए। आज तक एक भी सबूत ठीक है, रीना गुप्ता इनको शांत कराइए, अभी मेरी बारी है, मैं आपकी बारी में बोलना चाहूंगा। मैं रिएक्शन ले लेता हूं सत्यप्रकाश गौरव भाटिया। सबूत क्यों नहीं है आपके पास? ठीक है, सबूत तो कोर्ट में रखे जाएंगे या गौरव भाटिया वो कह रही है सबूत नहीं है आप लोगों के पास, ये मन घड़ंत है। 2 साल से आप। अच्छा अभी जी सबूत सुनिए, सबूत नहीं है तो 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है। सबूत नहीं है तब अरविंद केजरीवाल जो है उनको रेगुलर जमानत नहीं मिलती है। और सबूत की ये बात करती है प्रधानमंत्री जी का वो साक्षात्कार देखिएगा, मनी ट्रेल के बारे में जो है एक सवाल आया तो उन्होंने कहा ये बहुत ही तजुर्बेकार अपराधी हैं, क्योंकि ये IRS में पहले जॉब कर चुके हैं। ठीक है, उसको मनगढ़ंत कहानी बना के चार्ल्स शोभराज की भी संज्ञा दी थी हमारे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए पार्टनर, सत्यप्रकाश मिश्रा, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मीडिया, एवरीथिंग इज, सब लोग खिलाफ हैं विपक्ष के, ऐसा नहीं है अमिश देवगन जी। जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल के मसले में आप देखिए कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए शराब व्यापारियों के लाइसेंस भी पहले माफ करता है, तो नैतिक भ्रष्टाचार तो यही वो कर देता है। रिश्तेदार लगता था आपका वो सारे शराब व्यापारी, स्कूल खोलने वाले थे जो 150 करोड़ माफ कर दिया, 35 करोड़ एक को वापस दे दिया जमा करने के बाद, कानून के खिलाफ किया और कहते पैसे नहीं मिले। अरे चोर चोरी करके पैसा हजम कर गया, गोवा के इलेक्शन में खर्चा कर लिया, पंजाब के इलेक्शन में खर्चा कर लिया, तो पैसे अगर चोर चोरी के घर से नहीं मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि चोरी नहीं हुआ। पहली बात, भगत सिंह है नहीं, भगत सिंह है भगवान, भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी जब केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति ये कहे कि शराब घोटाले में जेल जा रहा है, कह रहा मैं देश के लिए जेल जा रहा हूं। शर्म आती है ऐसे राजनेताओं को देख करके कि मेरे जीवन में ऐसा राजनेता सामने। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर के साथ हम वापसी कर रहे हैं और वीआईपी सीट्स आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। सवाल उठा दिया है, ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। अगर एग्जिट पोल सही है तो ईवीएम में गड़बड़ है, ये कहा है राशिद अल्वी ने, और एग्जिट पोल सही तो खतरे में आ जाएगा लोकतंत्र, ये कहा है राशिद अल्वी ने। उठाया है ईवीएम पर सवाल। मैं विवेक आपका रुख करता हूं, एग्जिट पोल सही है तो लोकतंत्र गड़बड़ हो रहा है, मतलब कमाल की बात है। एग्जिट पोल ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं वापस गौरव भाई का अटेंशन, हमने डिबेट करी थी आप ही के चैनल पे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। 5000 करोड़ रुपया खर्च करके वीवीपैट मशीनें खरीदी गई और 24 लाख मशीनें खरीदी गई, लेकिन सिर्फ 20,000 मशीनों का डेटा टैली किया गया ईवीएम के साथ। इसी के ऊपर ये रिट डाली गई थी। कोर्ट ने की ये रूलिंग थी कि देयर हैज टू बी अ स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म इन फ्यूचर जिससे ये टैलिंग 100% हो सके। इस वक्त चुनाव के बीच में हो नहीं पाएगा, इसलिए फिलहाल हम इसको खारिज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने पूरी चुनाव प्रणाली को क्लीन चिट दे दी जैसा कि गौरव भाटिया कह रहे हैं। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता हूं। ठीक है, ये वही पहली बात। दूसरी बात रुकिए, राशिद अल्वी की स्टेटमेंट एग्जिट पोल सही तो ईवीएम गड़बड़, गौरव भाटिया। देखिए फिर मैं कहूँगा, विवेक जी अपनी बारी में बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं। विवेक भाई आप पढ़िएगा पैरा 75 और पैरा 76, पूरे प्रोसेस को क्लीन चिट भी दी है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाओ तो पुख्ता सबूत हो। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ईवीएम के लिए स्पेशली लिखा है सिंपल है, सिक्योर है, यूजर फ्रेंडली है और ठीक है। और अंत में उन्होंने कुछ जो है निर्देश दिए। बार बार ईवीएम पे, वीवीपैट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, मीडिया का एग्जिट पोल और अंत में जनता को गाली देने से
विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं बनती है। ठीक है। और अमीर जी चिंताजनक ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गौरव रीना गुप्ता से जो ले लेते हैं। रीना गुप्ता, क्या विपक्ष को लगता है कि ईवीएम को गाली देने से, इलेक्शन कमीशन को बुरा भरा बोलने से क्या जनता के वोट मिल जाएंगे? ये तो डायरेक्टली जनता को ही गाली हो गई ना। जिस जनता ने वोट डाला, आप कह रहे हैं कि आप ही में भरोसा नहीं है भाई। देखिए अमीश भाई, खुद इलेक्शन कमीशन ने एक इंटरव्यू में आज ये माना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुली छूट दी। अब उस खुली छूट का फायदा सिर्फ बीजेपी के शीर्ष नेता उठा रहे थे। आज खुद राजीव कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला है, वी डिसाइडेड नॉट टू से एनीथिंग टू द टॉप 2 लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। उसका ये अर्थ निकला कि मोदी जी जिस तरह से झूठा झूठा बोल रहे थे कि मुस्लिम, मुगल, मटन, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये सब नहीं, मुद्दा क्या है? अगर मुस्लिम, मटन, मुगल मुद्दा तो चुनाव में था। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि विपक्ष कंफ्यूज जनता को करना चाह रहा है। रीना जी, ये तो बताइए कि ये एग्जिट पोल अगर सही है तो ईवीएम गड़बड़ है, ये क्या है मतलब इसका? हम तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ही गलत है। हम तो कह रहे हैं एग्जिट पोल ही गलत है। ठीक है। 2004 में क्या हुआ था? इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, कितनी कल का इंतजार करना चाहिए। फिर कहा ईवीएम पे ठीक ना फोड़ रहे हैं, तो मतलब जो ईवीएम पे ठीक ना फोड़ रहे हैं वो गलत लोग है ना। यानी राशिद अल्वी ने गलत बयान दिया, जयराम रमेश ने गलत बयान दिया। ये तो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अब मतलब अब रीना जी, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन बोलनी मुझे पड़ेगी। अब आप लोग कन्हैया कुमार को अगर इंडिया अलायंस टिकट देके चुनाव लड़वाएगा तो दिल्ली में क्या सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों आप लोग? जनता जानती नहीं है क्या कन्हैया कुमार को? और इस चुनाव में नहीं, आने वाले कई चुनावों में भारी पड़ेगा। और ये मैं बता रहा हूं आपको, नोट करके रखिएगा मेरी बात। कन्हैया कुमार को जब आप लोग चुनाव लड़वाओगे, ये देश है भाई, ये देश 1947 से नहीं बना। ये देश आदिकाल से है, और इस देश की आवाम, इस देश की जनता जनार्दन अपने मुल्क से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से बहुत प्रेम करती है। अरे इस देश ने लोहिया जैसे लोग दिए, इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दिया, इस देश ने महात्मा गांधी दिए, इस देश ने मुलायम सिंह यादव जैसे धरती पुत्र दिए। जी, इस देश ने क्या नहीं दिया? लेकिन इस देश को आप सिर्फ एक चुनाव के लिए, अरे चुनाव आएंगे जाएंगे सब, मैडम ये देश रहेगा, ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत विराट है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ईवीएम, मीडिया सबको गाली दीजिए, लेकिन जनता को गाली मत दीजिए। इस जनता ने वोट करा है भाई, कड़ी धूप में खड़े होकर। इस देश की जनता को आप बुरा भला बोलेंगे, कैसे सुनता पाएगा कोई व्यक्ति? और आप भी अंदर से जानते हैं, दिल से जानते हैं कि कितनी गलत है ये बातें। जो राशिद अल्वी ने बोला जायज बात है क्या? कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस बात की हम? अमीक जमाई। अमीश देवगन जी, सबसे पहली बात जो कल की है, कल आवाम का फैसला आएगा इस देश के अंदर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे, हमारे गौरव भाटिया जी से, कल जो जनता का एनडीए के खिलाफ मैंडेट आएगा, क्या उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी होंगे या आदरणीय जेपी नड्डा साहब होंगे? ये पहले तय करके हमको बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए 2004 अटल जी का उरूज था, बहुत विशाल नेता थे, हमारे देश के बड़े नेता थे वो, और 4 में वो बुरी तरह हारे। आडवाणी जी का बड़ा उरूज था, बहुत बड़ा स्तंभ है वो भारतीय राजनीति के, 9 में गायब हो गए। ये मैंडेट की बात है। तो कल जो मैंडेट आएगा, कल दलितों का, अति पिछड़ों का, महिलाओं का, पिछड़ों का जो मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ है। सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए के कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड पर टाइम कम है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड। जो राशिद अल्वी ने कहा है वो पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक की मानसिकता है कि जनमत का सम्मान ना करो। दूसरा, कल जो वोट आएगा बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे अगर हम हारेंगे तो, और जनता के सामने नतमस्तक होंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, और विपक्ष को बधाई भी देंगे अगर विपक्ष जीता तो। लेकिन क्या अमित जमाई ये दावा कर सकते हैं कि कल राहुल गांधी मोदी जी के जीत पर उनको बधाई देंगे, कल अखिलेश यादव मोदी जी के जीत पे बधाई देंगे? अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं ये अच्छा पॉइंट है। अमित भाई आंसर दिस, 10 सेकंड्स।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल मान लीजिए कि हमारा जो बहुमत है, अब देखिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं, आप देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं, जी का एग्जिट पोल है, हमारी सीटें 200 टच कर रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कल नीतीश जी आना चाहेंगे तो फिर मिश्रा जी क्या करेंगे? ठीक, नीतीश जी लंबा मत बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए। नीतीश जी बहुत पहले से अटल जी की राह पर हैं, आप चिंता मत करिए, वो एनडीए के मजबूत धड़े हैं। ठीक है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपको भी मेरा नमस्कार। लेकिन चलते चलते बीते 2 महीनों में हमारी चुनावी कवरेज कैसे रही, उसके कुछ अंश। मेरे साथ मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं देख रहा हूं ये आंधी है, आंधी। चुनाव में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, कंगना रनौत, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ माधवी लता जी। चिलचिलाती धूप में दोपहर 3:30 बजे आप हुजूम देखे पब्लिक का। राहुल गांधी ने खटाखट गरीबी हटाने की बात कही थी। क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? वो मान कर चल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जो लोकसभा वाली राजनीति है, कैसी लग रही है आपको? बहुत ही आनंद आ रहा है। और देखिए मोदी जी के लिए क्या बार से ये सब नारे लगा रहे हैं आपके समर्थक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिर मुसलमान की बात क्यों करनी पड़ती है? कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र क्यों कहना पड़ता है? नहीं, उनका मैनिफेस्टो ही कहता है, उनके अपने सांसद कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। प्रधान जी, ओडिशा के अंदर माहौल कैसा है? जिस ओर जाओ उड़ीसा में परिवर्तन ही परिवर्तन है। औरंगजेब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई। ये बात कही शिवसेना के एक नेता संजय राउत ने, जिसको केवल भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ जी, तो आप कहेंगे कुत्ता कह दिया। क्या आपको लगता है ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है जो 400 सीटों पार की बात कर रहे हैं? पिछली बार हमने कहा 300 पार तो 303, इस बार 400 पार तो 404 तो होगा ही होगा। क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छा नेतृत्व जो है राहुल गांधी जी के माध्यम से मिला है। उनकी बहन कह रही है पीएम बनने वाले हैं वो इस बार। क्यों लगता है आपको? वो कहाँ पीएम बन सकता है? आपको लगता है कि भैया जो इंसान चांद पे आलू उगाना चाहता है